हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 16 अगस्त 2025 की द हिंदू की न्यूज़ को कवर करेंगे। तो हमारी न्यूज़ क्या रहेगी? सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी का जो कटौती है, यानी कि जीएसटी में बदलाव किया गया है, जिसमें 2 स्लैब ख़त्म करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। ये कल 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। अब देखेंगे इसको कितना लागू करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद अमेरिका की भारत पर निर्भरता, यानी कि सिर्फ भारत ही बाकी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी भारत पर डिपेंडेंट है। ये कौन से क्षेत्र में, इसको हम देखेंगे। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जो हुई है हाल ही में, उसके क्या भारत पर इफेक्ट पड़ेंगे, उसका क्या उद्देश्य क्या था, क्या पुतिन भी अब जो है ट्रंप के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान के साथ देगा या फिर भारत की साइड रहेगा, तो इन सभी को हम कवर करेंगे। मेजर जीएसटी शेकअप 12% एंड 28% स्लैब्स टू बी एग्जिट, यानी कि 12% और 28% जो स्लैब है इसको ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, उसमें बड़े सुधार करने का एक प्रस्ताव रखा गया। इसी वजह से ये न्यूज़ चर्चा में है। इसमें ये कहा गया कि जो 12% और 28% जो टैक्स स्लैब है उसको ख़त्म करने की योजना है। क्या इसको ख़त्म करके पूरी तरह से जीएसटी ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है इनको मर्ज करके या फिर एक नया स्लैब इसमें ऐड कर दिया जाए। ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को एक स्वतंत्र दिवस के एक भाषण में के दौरान उन्होंने घोषणा की थी। इस पर जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होगी। अब काउंसिल के द्वारा इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा कि इसको ख़त्म करना है या फिर इसको कंटिन्यू रखना है या फिर इसमें क्या बदलाव करना है। तो इसकी बैठक जो है सितंबर 2025 में होने की संभावना है। अगर मंजूर होता है तो हो सकता है दिवाली तक इस चीज़ को लागू कर दिया जाए। जो 12% स्लैब के आइटम्स हैं उसको 5% में शिफ्ट किया जाएगा। जो 28% के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं उसको 18% में ले दिया जाएगा। मतलब कि उन सभी को ये जो स्लैब्स हैं इनको मर्ज करने की बात हो रही है। अभी भारत में अगर हम देखें कौन कौन सा जीएसटी लगता है, 5%, 12%, 18% और 28%, ये सभी स्लैब है। इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि ये सभी जब अलग अलग जीएसटी देना पड़ता है तो इसमें काफ़ी जटिलताएं देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस बदलाव से क्या होगा, टैक्स सिस्टम को 2 मुख्य स्लैब जिसमें 5% मेरिट रेट और 18% को स्टैंडर्ड रेट में बदलने का भी लक्ष्य रखा गया कि इनको चेंज करके इनको अपडेट किया जाएगा, जो कि बिजनेस को आसान बनाएगा। तो इसी वजह से ये हो सकता है एक तरह से ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये अभी जो घोषणा की गई हो। इसके अलावा अगर हम देखें, जो अमेरिका ने अभी भारत पर 25% जीएसटी लगाया है, मतलब कुल मिलाकर 50% भारत पर जीएसटी टैरिफ लगता है। तो इसी बीच जो है मतलब कि ये भारत में जो उथल पुथल मची हुई है, इसी वजह से ये कुछ ऐसे कदम जीएसटी को लेकर उठाए जा रहे हैं। अभी जो यूनियन बजट 2025-26 था उनमें इनकम टैक्स राहत और आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट है उसमें 100 बेसिस पॉइंट कट के बाद ये विचार सामने रखा गया है। मतलब कि ये जो अभी उपाय जो सुझाए गए हैं, जैसे कि अब हमने देखा न्यू इनकम टैक्स भी पेश किया गया, विधेयक जो पारित किया गया, जो लोकसभा में एक दिन में ही पारित हो गया था। अभी उस पर विपक्ष की बातचीत, मतलब जो विपक्ष की टिप्पणियां वो चल रही हैं। तो इसी तरह उसके बाद से ये एक ऐसा मतलब कि ये एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया, इससे क्या होगा कि ये ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक उत्तेजना बढ़ेगी। पीएम मोदी ने इसे दिवाली गिफ्ट बताया है और जो आम आदमी के लिए टैक्स कम करके खुशियां लाएगा। मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी को अब कम टैक्स देना पड़ेगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है भारत में, या फिर ये एक घोषणा है, या फिर इस घोषणा के पीछे एक बहुत बड़ी जटिलता है, मतलब बहुत बड़ा कोई एक ऐसा हो सकता है योजना जिसमें इस टैक्स को ख़त्म करके कुछ नए प्रकार का टैक्स लाया जाए, या फिर हो सकता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति अभी डगमगा रही है, उसको बैलेंस करने के लिए ये सब ऐसे घोषणा किए जा रही हैं। उसके बाद उद्योग और राज्य सरकारों की जो मांग है उसकी वजह से भी ये थोड़ा चर्चा में है। जैसे एमएसएमई जो है, इंडस्ट्री बॉडीज़ और जो राज्य सरकार लंबे समय से स्लैब रैशनलाइजेशन की बात करती थी, खास करके जो हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और जो डेली नीड्स होती है हमारी, उस प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स है उसको कम करने की डिमांड की जा रही थी काफ़ी लंबे समय से।
अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन से क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा, जिसमें आम आदमी आते हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के या फिर लोअर मिडिल क्लास के जो ग्रुप्स होते हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। डेली यूज़ की जो आइटम्स रहेंगे जिसमें शुगर होगा, जैम होता है, कंडेंस्ड मिल्क होता है, डायग्नोस्टिक्स जो किट्स होती हैं जिसमें 12% से लेकर 5% तक जो टैक्स लगता है, सीमेंट, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, एसयूवी जिसमें 28 से लेकर 18% तक टैक्स लगता था, ये सभी सस्ते हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, खरीदारी बढ़ेगी। हालांकि जो तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। उपभोग बढ़ने से जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बूस्ट अप मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जो सरकारी राजस्व में कमी आ सकती है, लेकिन हाई सेल्स और जो बेहतर कंप्लायंस है इससे बैलेंस किया जा सकता है। सेक्टर्स जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स और इंश्योरेंस है, इन सभी को बढ़ावा मिलने की बात हो रही है। हो सकता है इन सभी चीज़ों से फ़ायदा मिले। इसके अलावा बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। टैक्स क्लासिफिकेशन आसान हो जाएगा जिससे रिफंड फास्टर मिलेंगे, यानी कि किसी को अगर रिफंड करवाना है अपना पैसा तो वो जल्दी से मिल सकता है, और डिस्प्यूट्स जो होंगे वो कम रहेंगे। कॉम्पनसेशन जो सेस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। रेट जो है रैशनलाइज के लिए एक अच्छी तरह से स्पेस बनेगा, यानी कि बिजनेस पर भी जो जटिलताएं, जो अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था उसकी आसानी हो जाएगी। फिर एक ही प्रकार का टैक्स, मतलब एक ही तरह के जो जितने भी स्लैब रखे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी दिक्कतें परेशानियां आती थी उसको कम करने की ये कोशिश की जा रही है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। ये इफेक्ट था, अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। जो टैक्स है वो सरलीकरण हो जाएगा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन रहेगा। मल्टी स्लैब सिस्टम जो पहले चल रहा था भारत में उससे छुटकारा मिल जाएगा, जिससे जीएसटी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनेगा। और ईज़ ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है उसमें सुधार होगा, यानी कि बिज़नेस में भी सुधार हो जाएगा इससे। इसके अलावा सामान सस्ता हो जाएगा, जैसे कि 99%, 12% स्लैब आइटम्स में 5% और 90%, 28% स्लैब आइटम्स में 18% तक शिफ्ट होने की संभावना। उससे क्या होगा, ज़्यादातर गुड्स सस्ते हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उपभोग को बढ़ावा देगा। अब देखिए जिन आइटम्स पर जो 18% टैक्स लगता था या फिर 25% टैक्स लगता था, तो उसको क्या है जो 12% टैक्स लगता था उन आइटम्स पर ये टैक्स अब नहीं लगेगा। इट मीन्स कि वो सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक बूस्ट भी होगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, विकास दर ऊपर चली जाएगी। खास करके जो फार्म और हेल्थ सेक्टर है उन सभी को राहत मिलेगी। ये एमएसएमई को मजबूत करेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत की जो इकॉनमी है उसको स्टिमुलेट करने वाला है। इसके बाद लंबे समय का लाभ रह सकता है इससे। बेहतर कंप्लायंस से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, यानी कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा और टैक्स जो एनोमलीज है वो सब ठीक होंगी। अगर मान लीजिए ये बदलाव लागू होता है तो जो जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी 2017 से इसको लागू किया गया था जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद ये बहुत बड़ा रिफॉर्म रहेगा टैक्स में। लेकिन जो लास्ट मतलब आखिरी फैसला जो है वो जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दिया गया है कि जीएसटी काउंसिल का क्या फैसला रहेगा, उस पर वो अपने विचार जो है सितंबर 2025 में उनके द्वारा रखे गएंगे। अगर हम ये थोड़ा डिस्कस करें कि ये सुधार करने की ऐसी क्या नीड पड़ गई कि ऐसे सुधार एकदम से करने की बात हो रही है जीएसटी में। जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे घोषणा की गई है। ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें हम देखते हैं जो जीएसटी लगता है 5%, 12%, 18%, उसके बाद 28%। इससे क्या है कि क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दो प्रमुख जो स्लैब रहेंगे 5% और 18%, इसमें शिफ्ट करने से क्या होगा, टैक्स सिस्टम आसान बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिससे बिजनेस और जो टैक्स प्रशासन है उसमें काफ़ी सुविधा होगी। इसके अलावा आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर हम पूरे विश्व के स्तर में देखें तो आर्थिक चुनौतियां, भारत जैसे देश को अभी आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, क्योंकि अभी जो है टैरिफ लगाया गया भारत पर अमेरिका के द्वारा। उससे में क्या भारत में जो उपभोग और मांग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब देखिए भारत पर इतना टैक्स लग चुका है, यानी कि 50% टैरिफ लग चुका है। अब भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स अब भारत में ही हमें जो डिमांड बढ़ानी होगी, जो हमें कंज्यूमर है मतलब उनकी जो डिमांड है उसको बढ़ाना होगा, ताकि जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में ही बिक सके
और भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनको राहत देने की बात हो रही है, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हमने पहले भी बात की, जिसमें हम अपनी डेली यूजेस जो करते हैं, जिसमें शुगर, जैम या फिर डायग्नोस्टिक्स जो किट्स वगैरह होती हैं, सीमेंट हो गया, एसी हो गया, डिश वॉशर हो गया, ये सभी चीज़ें सस्ती होने वाली है। जो आम आदमी यानी खास करके जो गांव वाले क्षेत्र रहते हैं उनमें जो निम्न यानी कि मिडिल क्लास है उनको फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा उद्योग और राज्य सरकारों की मांग भी की जा रही थी। एमएसएमई जो टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये लंबे समय से कम टैक्स रेट की डिमांड कर रहे थे कि टैक्स रेट को कम किया जाए, और राज्य सरकारें भी चाहती थी कि जो स्लैब है, जो 4 प्रकार के स्लैब लगे गए, इसको रैशनलाइज करके अच्छे से एक मतलब कि एक अच्छी सी एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे जो टैक्स जो कंप्लायंस है वो आसान हो जाए और जो डिस्प्यूट्स बने रहते हैं वो कम हो जाए। इसके बाद लंबे समय की स्थिरता, जीएसटी को मजबूत करने के लिए, टैक्स एनोमलीज को ठीक करने के लिए, भविष्य में जो भी बेहतर मतलब कंप्लायंस होते हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके बाद तो ये प्रमुख बदलाव रहेगा जीएसटी लागू होने के बाद, अगर इसको लागू किया जाता है। तो जीएसटी के अगर हम प्रकार देखें तो जीएसटी जो है 3 प्रकार का लगता है भारत में, जिसमें एक सेंटर जीएसटी होता है, स्टेट होता है और फिर इंटर स्टेट होता है। सेंटर में जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है, इस पर केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रा स्टेट लेन देन पर ये लिया जाता है। इसके अलावा एसजीएसटी या फिर यूटी के लिए भी यूटी जीएसटी होता है। ये राज्य या फिर यूटी के द्वारा इंट्रा स्टेट लेन देन पर, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब कोई भी सामान जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो उस पर ये टैक्स लगता है। उसके बाद आईजीएसटी होता है जो इंटर स्टेट लेन देन और आयात पर, यानी कि स्टेट के बीच में ही, यानी कि मान लीजिए ये एक पंजाब स्टेट है और ये हरियाणा, तो इन दोनों ने अगर आपस में कोई लेन देन या आपस में कोई मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो उस पर लगेगा एसजीएसटी। अगर केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र के द्वारा किसी स्टेट से कुछ लेन देन होता है तो उस पर सीजीएसटी लगेगा। मान लीजिए ये पंजाब स्टेट है, इसमें आपस में ही 2 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 2 जिले आपस में जो लेन देन करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी। तो दोस्तों ये थे हमारा पहला जो जीएसटी को लेकर रिफॉर्म एक सामने रखा गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं US हैज़ नो ऑल्टरनेटिव टू इंडिया इन डायमंड, से इंडस्ट्री लीडर्स। जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि अमेरिका के पास कोई भी विकल्प नहीं है भारत के अलावा डायमंड की मतलब डायमंड के व्यापार को लेकर, कि जो डायमंड का व्यापार है वो भारत में सबसे ज़्यादा है और अमेरिका के पास हीरो के मामले में भारत के कोई भी ऑप्शन नहीं है। अमेरिका को भारत के पास ही आना पड़ेगा हीरो का व्यापार करने के लिए। चर्चा में क्यों है? भारत जो कि खास तौर पर जिसमें सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग का जो एक वैश्विक केंद्र है, यानी कि पूरे एक वर्ल्ड वाइड सेंटर बना हुआ है, जहां पर विश्व के 80% से ज़्यादा कच्चे हीरे की जो प्रोसेसिंग होती है। भारतीय कारीगरों की जो कुशलता, लागत प्रभावशीलता, उन्नत तकनीक का उपयोग इस क्षेत्र में भारत को सबसे अग्रणी बनाता है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है, हीरो उपभोक्ता का एक बाजार है, भारतीय पॉलिश्ड हीरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। भारत से निर्यात होने वाले जो हीरे की गुणवत्ता है, विविधता है, आपूर्ति श्रृंखला की जो दक्षता है, इसको ज़रूरी बनाती है। इसके अलावा जो भारत का हीरा उद्योग है लाखों लोगों को रोजगार देता है, पूरे विश्व व्यापार में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि जो भारत है, एक तरह से भारत पर भी जो अमेरिका वो पूरी तरह से डिपेंड है किसी न किसी सेक्टर में। अब देखिए, अगर हम भारत का जो हीरा उद्योग है उसके हम ऐतिहासिक महत्व को देखें तो भारत में जो हीरा उद्योग है वो प्राचीन काल से ये हीरे का काम चलता आ रहा है। भारत हीरो का जो प्राचीनतम स्रोत था, जहाँ पर जो गोलकुंडा तेलंगाना का क्षेत्र है, जैसी खदानें काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। पूरे विश्व में ये गोलकुंडा क्षेत्र प्रसिद्ध था हीरों के लिए। कोहिनूर, होप, डायमंड जैसे प्रसिद्ध हीरे भारत से निकले थे। अब देखिए, कोहिनूर हीरा जो विश्व का सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे महंगा हीरा है,
तो वो भी भारत से ही निकला था, भारत से ही बना था। उसके अलावा पूरे विश्व में व्यापार प्राचीन समय से जो भारत है, भारत का सिल्क रूट के जरिए हीरे का व्यापार करता था। बाकी जो व्यापारिक मार्ग होते थे माध्यम से लेकर उन सभी व्यापारिक मार्गों के रास्ते यूरोप, मध्य पूर्व एशिया तक पहुंचे थे। जो सिल्क रूट होता था वो चाइना से शुरू होकर चाइना तिब्बत वाले क्षेत्र से मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया तक जाता था। तो इस सिल्क रूट के जरिए भारत का जो व्यापार होता था, हीरो का व्यापार बाकी कंट्री से करता था। अगर आज हम देखें भारत में कौन कौन सी माइंस पाई जाती हैं हीरो के लिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माइंस है वो है पन्ना माइंस है, जो कि एमपी में पाई जाती हैं। ये पन्ना माइंस है। उसके बाद जो है वज्राक्रूर यानी कि जोनागिरी, ये भी हीरो के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ये जितनी भी माइंस है जिसमें रायगढ़ एंड महानदी, रायगढ़ हिल्स है, ये भी हीरो के लिए इम्पोर्टेंट है। कृष्णा नदी के किनारे पर भी जो हमें हीरे की खदानें मिलती हैं। तो भारत जो है हीरे में काफ़ी आगे है, मतलब हीरे का जो उत्पादन करने में। और भारत जैसे देशों पर यानी कि भारत पर अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भी डिपेंड है हीरे में। अगर हम भारत में आधुनिक युग में कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र देखें तो सबसे पहले सूरत का प्रभाव देखा जाता है, जो गुजरात का सूरत है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कटिंग पॉलिशिंग केंद्र है। यहाँ पर हीरे की कटिंग की जाती है। हीरा डायरेक्ट हमें खदानों से डायरेक्ट हीरा नहीं मिल जाता, पहले हमें उसका कच्चा पदार्थ मिलता है, उसके बाद फिर उसको कटिंग की जाती, पॉलिशिंग की जाती है, तो इससे हीरे बनाए जाते हैं। तो विश्व के लगभग 80 से 90% कच्चे हीरे का प्रोसेस पूरा भारत में किया जाता है। पूरे विश्व का आप सोचिए 80 से 90%, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। 80 से 90% जो कच्चा हीरा भारत में प्रोसेसिंग होता है। इसके बाद भारत में जो कारीगर है वो अपनी कुशल कारीगरता के लिए जाने जाते हैं, सूक्ष्मता के लिए और दक्षता के लिए यानी कि एफिशिएंसी के लिए प्रसिद्ध है। जो पारंपरिक तकनीकों के साथ लेज़र कटिंग, ऑटोमेशन जैसी जो तकनीक है उनका यूज़ भारत जो है सबसे ज़्यादा करता है। इसके अलावा लागत प्रभावशीलता भी भारत में देखी जाती है। भारत में कम लागत है, जो श्रम की लागत है वो कम होती है, या फिर विकसित आपूर्ति श्रृंखला के कारण जो हीरो का जो प्रोसेस है बाकी देशों की तुलना में सस्ता है। इसके बाद आर्थिक योगदान क्या है भारत का। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा पॉलिश्ड हीरा निर्यातक है, यानी कि पॉलिश किया हुआ हीरा भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत। 2022-23 में भारत ने लगभग 24 बिलियन डॉलर के पॉलिश्ड हीरे जो थे एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हीरा अमेरिका, हांगकांग और यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा भारत जो है भारत का जो हीरा उद्योग है वहाँ पर लगभग 8 से 10 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, खास करके सूरत और मुंबई के क्षेत्र में। इसके अलावा जीडीपी में वृद्धि होती है। ये उद्योग जो है भारत के लिए निर्यात राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमें रेवेन्यू होता है वो इससे भी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है हमारे लिए। देश की जो अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का योगदान रहता है या फिर आगे भी रहेगा। इसके अलावा कच्चे हीरो का केंद्र भारत जो है, भारत रूस, बोत्सवाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कच्चे हीरे आयात करता है। कच्चा हीरा भारत में पाया जाता है लेकिन बाकी कंट्री से भी आयात करता है, उन्हें फिर पॉलिश हीरो में बदलता है और पूरे विश्व के बाज़ारों में, खास करके हम अमेरिका की बात कर रहे हैं इस न्यूज़ में, तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्ट होता है। इसके साथ वैश्विक व्यापार हब है मुंबई में, जो भारत डायमंड बोर्स बना हुआ है उसमें सूरत में, और जो व्यापारिक केंद्र हैं वैश्विक हीरा व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुंबई में जो भारत का एक भारत डायमंड बोर्स है और सूरत में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिश हीरे के लिए। इसके अलावा नवाचार और तकनीक देखी जाएगी, भारत में देखी जाती है। भारत ने हीरे की कटिंग पॉलिशिंग में लेज़र तकनीक का यूज़ करता है, 3D स्कैनिंग होती है, डिजिटल डिज़ाइन को अपनाया जाता है जिससे इसकी जो क्वालिटी है और जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत में जो लैब ग्रोन हीरो है उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है दिन ब दिन, जो कि पारंपरिक खनन उद्योग के लिए एक नया आयाम है। इसके बाद वैश्विक बाजार में क्या ज़रूरत है, जो उद्योग के जैसे कि जो मतलब हीरा उद्योग के जो नेता उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उपभोक्ता बाजार है वो भी भारत पर डिपेंड करता है। भारत की जो कटिंग पॉलिशिंग जो भी क्षमता, एफिशिएंसी, गुणवत्ता, तेज़ी से डिलीवरी इसकी ज़रूरत बनाती है।
इसके बाद बाकी देश जिसमें चीन, थाईलैंड, इन सभी ने भी हीरा प्रोसेसिंग में कदम तो रखा है, लेकिन भारत की जो कुशलता है, अनुभव है, लागत प्रभावशीलता इसको टॉप पर रखती है कि बाकी ये भी कंट्रीज अभी भारत से पीछे हैं। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती है। हालांकि भारत हीरे का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं उत्पादक कंट्री है, लेकिन फिर भी चुनौतियां हर जगह देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या है। सबसे पहले तो प्रयोगशाला जो निर्मित हीरे होते हैं, यानी कि जो लैब ग्रोन हीरे हैं, उसकी मांग जो है पारंपरिक हीरे उद्योग के लिए चुनौती है। वो जो हीरा लैब ग्रोन हीरे होते हैं वो उनकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो लैब्स में तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा वैश्विक मंदी या फिर उपभोक्ता रुझान जिसमें सिंथेटिक हीरो की तरफ झुकाव वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो सिंथेटिक जो मैन मेड हीरे या फिर जिसको जो नेचुरली नहीं मिलते वैसे हीरो का अब जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही, भारत के जो निर्यात है उसको प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी देशों से जो भी हमारा कंपटीशन चल रहा है, तकनीकी नवाचार को बनाए रखने की ज़रूरत है हमें। बाकी देशों की तरह हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना होगा। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका अभी तक जो है हीरे पर मतलब कि डिपेंड है भारत में। अब जो अमेरिका ने अभी भारत पर जो टैरिफ लगाया 50%, हो सकता है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में इफेक्ट देखा जाए। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रम्प पुतिन शेक हैंड्स अहेड ऑफ यूक्रेन टॉक्स एट अलास्का समिट। अभी जो यूक्रेन को लेकर, यानी कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और जो ट्रम्प का अलास्का की मीटिंग है, उन्होंने अभी हाथ मिलाया। अब ये हाथ जो है सिर्फ यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए या फिर वहाँ पर स्थिरता बनाने के लिए मिलाया गया, या फिर भारत को एक तरह से घेरने की एक नीति है, जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है, चीन भी पाकिस्तान का साथ देता है, उसके साथ जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं भारत की, वो सभी भी जो है अमेरिका और जो पाकिस्तान है उनका साथ दे रहा है। इसके अलावा रूस बचता है हमारा एक भारत का जो दोस्त है रशिया। अब क्या रशिया भी उनकी साइड झुकाव कर रहा है या फिर इससे कोई उसका भी अपना एक हम देख सकते कोई फ़ायदा होने वाला है? चर्चा में क्यों है? 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन दोनों की मीटिंग हुई है। ये मुलाकात ज्वाइंट बेस पर की गई है, जो कि अलास्का एक ऐसी जगह है जो पहले रशिया का एक पार्ट हुआ करता था। फिर रशिया ने कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर देखते हुए अमेरिका को इसको सेल कर दिया था। ये जो मुलाकात ज्वाइंट बेस पर हुई है, एलमेंडोफ रिचर्डसन पर हुई है, एक प्लेस है जहां पर दोनों नेता ने यूक्रेन युद्ध संबंधी जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर चर्चा शुरू की है। इस मीटिंग का अगर उद्देश्य देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उद्देश्य है, अलास्का का जो शिखर सम्मेलन है, ये मुलाकात का मुख्य उद्देश्य है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करके रूस अमेरिका संबंधों को बेहतर करना। अब देखिए अमेरिका जो है वो भारत के सभी जितने भी फ्रेंड कंट्रीज हैं, यानी कि जिनसे संबंध हमारे अच्छे हैं, उन सभी के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहता है। इट मीन्स ये साफ साफ हमें इसका एक ऐसा मतलब उद्देश्य नज़र आ रहा है, एक ऐसा मोटिव नज़र आता है कि भारत के जितने भी व्यापारिक कंट्रीज़ हैं उन सभी को भारत से अलग कर देना, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके किसी भी प्रकार का। क्या भारत फिर से किसी और कंट्री का उपनिवेश बनने वाला या भारत में फिर से कॉलोनियल सिस्टम आने वाला है? ये हम देख सकते हैं जो अभी हाल ही में अपडेट्स में चल रहा है। अब देखिए रूस अमेरिका के संबंध अगर मजबूत हो जाते हैं तो फिर ये सभी कंट्रीज़ एक साइड हो सकती है और भारत अकेला पड़ सकता है। दोनों नेता ने यूक्रेन संकट के जो समाधान, क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक कूटनीति मुद्दों पर चर्चा की। इसका ये लक्ष्य था कि जो तनाव बढ़ रहे हैं अमेरिका रूस के बीच या फिर रूस यूक्रेन के बीच, उसको कम करना। दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उसके लिए कोई अच्छे नए रास्ते खोजना है। अब देखिए भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले रूसी तेल आयात और टैरिफ दबाव बढ़ेगा। अमेरिका ने भारत का जो रूसी क्रूड ऑयल है उस इम्पोर्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, यानी कि जिसको हम जुर्माना कह सकते हैं। कुल मिलाकर 50% टैरिफ जो है भारत का पहुंच चुका है। ये भारत का जो निर्यात है अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, क्योंकि रूस जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, यानी कि भारत जो है दूसरे नंबर पर रूस से सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर इस शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो रूस पर प्रतिबंध लगे उसमें अगर ढील मिल जाती है तो भारत को सस्ते रूसी तेल की आपूर्ति जो है
जारी रखने में राहत मिलेगी, जिससे ऊर्जा लागत कम होगी और भारत की जो रिफाइनरीज हैं उसको लाभ होगा। दूसरी तरफ है अगर हम देखें, अगर टैरिफ बरकरार रहता तो अमेरिका को भारतीय निर्यात में जो 60% की गिरावट है वो हो सकती है, जिसका भारत की जीडीपी पर लगभग 1% तक प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ जो ट्रम्प है उन्होंने भारत पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि आप रूस से अपना जो भी व्यापार है वो बंद कर देंगे या फिर रूस से आप ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो रूस के साथ मीटिंग कर रहा है, रूस के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरह हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऐसी रणनीति है कि भारत को अकेला छोड़ दिया जाए और भारत जो है उस पर फिर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा कूटनीतिक संतुलन, भारत ने इस शिखर सम्मेलन का समर्थन किया है, इसे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने या फिर पूरे विश्व की शांति की दिशा में एक कदम बताया है, कदम मानते हुए। भारत रूस के साथ अपनी जो ऐतिहासिक साझेदारी उसको बनाए रखते हुए अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को संतुलित कर रहा है। शिखर सम्मेलन की सफलता भारत को रूस के साथ ऊर्जा रक्षा सहयोग को बरकरार रखने में भी मदद कर सकती है, अगर ये सम्मेलन सही से जाता है। इसके बाद रक्षा और सामरिक सहयोग जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि भारत ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है रशिया से बाय किया, यानी कि खरीदा है। अगर शिखर सम्मेलन से रूस पर जो प्रतिबंध है वो कम हो जाते हैं तो भारत के जो भी रुके हुए रक्षा शिपमेंट्स हैं उसकी डिलीवरी तेज हो सकती है, अगर ये शिखर सम्मेलन रूस पर प्रतिबंध कम करेगा। अगर मान लीजिए रूस पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो रूस के साथ व्यापार है, ट्रेड, वो खतरे में पड़ सकता है। भारत ने अभी हाल ही में रूस के साथ एल्यूमिनियम, खाद, रेलवे और जो माइनिंग टेक्नोलॉजी उसमें सहयोग बढ़ाने की बात कही है, जो कि मुलाकात के सकारात्मक परिणामों से और मजबूत हो सकता है, अगर इन सभी के जो मतलब ये इनकी जो मीटिंग है अगर पॉजिटिव वे में होती है। इसके बाद हिंद प्रशांत रणनीति और वैश्विक स्थिति, भारत अमेरिका संबंध जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर शिखर सम्मेलन असफल हो जाता है, मान लीजिए अनसक्सेसफुल रहता है, तो जो अमेरिका है भारत पर टैरिफ दबाव फिर से बढ़ा सकता है, तो ये भारत अमेरिका साझेदारी को कमज़ोर कर सकता है, जिससे जो क्वाड जैसे गठबंधन है, मतलब जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत के जो गठबंधन है उस पर भी असर पड़ सकता है। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसकी नीति के तहत अगर हम देखें तो रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, भारत की जो नीति है। शिखर सम्मेलन का जो परिणाम है भारत की इस नीति को लागू करने में सहायता भी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम ऑपोजिट देखें तो दूसरी तरफ से बाधा भी डाल सकता है। इसके अलावा ट्रंप की नीतियों का प्रभाव, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अभी ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ को जो रूस से तेल खरीदने के खिलाफ एक इस्तेमाल किया है कि अगर रूस से भारत तेल खरीदता है तो भारत पर जो है अतिरिक्त टैरिफ जो है 50% हो चुका है, वो लगा दिया गया है। ट्रंप ये कहता है कि भारत पर टैरिफ ने जो रूस को बातचीत के लिए मजबूर किया है, लेकिन भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि रूसी तेल आयात बंद नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि कूटनीतिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत जो है अपने तेल की जो भी मतलब तेल का जो उद्योग है उसमें कोई भी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। जितना भी चाहे अमेरिका हम पर दबाव बना ले, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि किसी और कंट्री के कहने पर या किसी के कहने पर कोई भी फैसला लेने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर ये शिखर सम्मेलन में कोई समझौता होता है तो भारत पर जो टैरिफ का दबाव है हो सकता है वो कम हो जाए। इसके अलावा जिससे क्या होगा कि भारत अमेरिका के जो संबंध है वो सुधार हो सकते हैं। अभी जो संबंध है वो बिगड़ने शुरू हो चुके हैं जब से ये टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। अब हम देखें अगर मतलब इसका जो मीटिंग है ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर रशिया अमेरिका के साथ पूरी तरह से हाथ मिला लेता है, रशिया और यूएसए एक साथ हो जाते हैं तो इंडिया अकेला पड़ने की सिचुएशन में हो सकता है। हालांकि भारत अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्वदेशी तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत को ट्रेड करने के लिए कंट्रीज तो चाहिए होती है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर कोई देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करेगा तो उन देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह अगर रशिया हो सकता है यूएसए पर किसी प्रकार की कोई कंडीशंस रखते कि भारत के साथ आप मतलब व्यापार या फिर आपका जो भी टैरिफ है उसको कम कीजिए,
हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जा सकता है, क्योंकि जो हर एक कंट्री है वो अपना फ़ायदा चाहती है। तो अब देखते हैं इस रशिया और यूएसए के जो भी मीटिंग हुई है, अलास्का में चल रही है मीटिंग, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि रशिया और यूएसए के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब जो ट्रंप है वो अपने संबंध रशिया के साथ अच्छे करना चाहता है। इससे क्या ये भी पता चलता है कि हो सकता है वो चीन के साथ भी अपने संबंध अच्छे करने की दिशा में हो, कि चीन जैसे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भारत है उसको एक रशिया का सपोर्ट था, थोड़ा बहुत जो भी था, जो भी ट्रेड अच्छा चल रहा है भारत और रशिया का, अब उस पर भी इफेक्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो हम कल की न्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।